students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with another lectures of solution. Student, in our previous lecture we have seen what are the various factors that affect solubility. So we have seen अगर change in temperature होगा तो क्या conditions हैं, change in pressure होगा तो क्या effect होगा. चेंज इन प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी ने एक लॉ दिया था विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ हेनरीज लॉ. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, हमने ये भी देखा है कि किस तरह से नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी इफ़ेक्ट करता है सल्यूबिलिटी पे. तो स्टूडेंट, आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज हम एक लॉ के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज़ नोन एज अ राउल्ट्स लॉ. Raoult's law is very important whenever we talk in terms of solution. Solutions में Raoult's law का बहुत ही important role है. तो बच्चों, Raoult's law को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे factors होते हैं जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो सबसे पहले Raoult's law को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है. तो let us start student and try to understand what is वेपर प्रेशर. वैसे तो आप सब लोग प्रेशर के बारे में जानते हो या समहाउ आप सब लोग वेपर प्रेशर से भी थोड़े से फेमिलियर होगे, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हम किस वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं. ये हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बीकर है. अब बीकर को हमने क्लोज कर दिया है, मतलब इस पर क्या लगा हुआ है, लिड लगा हुआ है स्टूडेंट्स. तो अब क्या होगा, बीकर के अंदर इट इज़ फिल्ड विथ वाटर. हमने अपने बीकर को किससे फिल किया हुआ है बच्चा, हमने अपने बीकर को वाटर से फिल किया हुआ है. तो अब क्या होगा, जब हम अपने बीकर को हीट करेंगे नीचे से, जब हम उसे हीट करेंगे तो जैसे ही वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, इनिशियली तुम्हारा वाटर गर्म होगा और गर्म होने के बाद धीरे धीरे उसमें इवॉपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. राइट स्टूडेंट्स, तो इवॉपरेट होके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे. एक्यूमुलेट होने का जो रीज़न है बेटा, वो रीज़न ये है कि क्योंकि तुम्हारा कंटेनर क्लोज है, वो वेपर्स जो है वो बाहर की तरफ एस्केप नहीं कर पा रहे हैं. तो व्हाट वी विल सी, हमारा वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए. कुछ टाइम तक ये यहाँ पे कंटेनर पे रहेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होने लगेगा, कूल डाउन होने लगेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा से नीचे आने लगेंगे. तो वी विल सी अर्लियर, सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ दैट इज़ नोन एज अ इवॉपरेशन. मतलब नीचे से चीज़ें कहाँ पे, नीचे से चीज़ें ऊपर की तरफ जाने लगी, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर एक्यूमुलेट होने लगा. तो वी कॉल इट एज अ इवॉपरेशन. तो बेटा कुछ टाइम के बाद, इवॉपरेशन के कुछ टाइम के बाद क्या शुरू हो गया, इवॉपरेशन के कुछ टाइम के बाद कंडेंसेशन शुरू हुआ, मतलब ऊपर का पानी नीचे आने लगा. लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारे इवॉपरेट होने की स्पीड और तुम्हारे कंडेंस होने की स्पीड एक जैसी हो जाएगी. व्हेन रेट ऑफ इवॉपरेशन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. तो व्हाट वी विल सी स्टूडेंट, अब हम ये देखेंगे कि जब इवॉपरेशन और कंडेंसेशन की स्पीड एक जैसी हो जाएगी तो नीचे जितने मॉलिक्यूल्स हैं नीचे उतने ही रह जाएंगे और ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर भी उतने ही रह जाएंगे. अगर नीचे 20 है, ऊपर 15 है और 5 ऊपर जा रहा है, 5 नीचे जा रहा है, तो यू विल फाइंड आउट नीचे हर कॉस्ट पे 20 ही होगा और ऊपर कितना है, 15 ही रहेगा. तो ये जो कंडीशन होती है ना, जब रेट ऑफ इवॉपरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडीशन से, तो हमने पढ़ा है क्लास 11 में कि इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ इक्विलिब्रियम, या इसे हम कंडीशन ऑफ ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है. तो बेटा ये चीज़ तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, ये तुम क्लास 11 में पढ़ चुके हो. व्हेन रेट ऑफ इवॉपरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ अ कंडेंसेशन, that position is known as a position of equilibrium. वैसे तो तुम्हारे गैस में हमेशा प्रेशर होता है, लेकिन उस समय
जब रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए तो उस समय जो तुम्हारे कंटेनर का प्रेशर होता है उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अ डेफिनेशन ऑफ अ वेपर प्रेशर। तो जब हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, तो वी राइट डाउन व्हेन रेट ऑफ इवोपरेशन is equal to rate of condensation at that point position of equilibrium is established। जब तुम्हारा रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो उस टाइम पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी स्टूडेंट? मेंटेन हो जाएगी। प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। एक क्लोज कंटेनर है, उस क्लोज कंटेनर के अंदर जब आपका रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। ना तो अब मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, ना तो मॉलिक्यूल्स अब ज़्यादा हो रहे हैं। दैट मीन्स अब तुम्हारा प्रेशर भी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। और यही जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी प्रोसेस को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो अब वेपर प्रेशर पढ़ने के बाद स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ राउल्ट्स लॉ। हमें ये देखना है कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। ये तुम्हारा वेपर प्रेशर हो गया। वेपर प्रेशर के बाद वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज नोन एज अ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में वेपर प्रेशर, ये वर्ड बार बार रिपीट होगा तो आपको पता होना चाहिए हम वेपर प्रेशर जब बोल रहे हैं दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? तुम्हारे पास एक बीकर है, ओके स्टूडेंट, हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने सॉल्यूट डाला है, और मतलब हमने दो कंपोनेंट डाले हैं। उसमें सॉल्यूट भी हो सकता है तुम्हारा और उसमें सॉल्वेंट भी हो सकता है। और मेरा ये कंटेनर क्या है बच्चा? क्लोज है। मैंने इसे लिड लगा दिया, इट इज़ अ क्लोज कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स मतलब एक तुम्हारा सॉल्यूट हो सकता है, एक तुम्हारा सॉल्वेंट हो सकता है, या मैंने इसके अंदर दोनों चीज़ें लिक्विड ही ऐड करी है। तो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर आ गया जिसके अंदर दोनों तरफ क्या ऐड किया हुआ है? लिक्विड ऐड किया हुआ है। क्योंकि दो तरह के लिक्विड ऐड किए हुए हैं, इसे मैं बोल रही हूँ बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। आई एम टेलिंग इट एज अ बाइनरी सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ बेटा हमें ये बताता है कि कभी भी बाइनरी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करोगे। मतलब अभी देखो ज़रा ध्यान से, ये तुम्हारे पास एक क्लोज कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर दो तरह के सॉल्वेंट हैं और हमने इसे बोल दिया इट इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन। तो बच्चा यहाँ पे तुम क्या देख सकते हो कि कुछ इवोपरेशन इस ब्लैक, तो मतलब ये तुम्हारा जो ब्लैक वाला कंपोनेंट है उसके थ्रू हुआ होगा, और कुछ वेपर्स जो है वो तुम्हारे इस सेकंड कंपोनेंट के थ्रू आए होंगे। ब्लू वाला मेरा कंपोनेंट 2 है और ब्लैक वाला मेरा कंपोनेंट 1 है। तो राउल्ट्स लॉ बेटा वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने बताता है। बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर आपके पास कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है मतलब जिसमें दो कंपोनेंट है, एक से ज़्यादा चीज़, दो कंपोनेंट है, तो अगर आपको किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता हो, मतलब किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो, तो आप दूसरे का भी फाइंड आउट कर सकते हो। यही जो है राउल्ट्स लॉ आपको बोलता है, अगर मुझे एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पता है और उसका मोल फ्रैक्शन पता है तो मैं उसके हेल्प से दूसरे की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लूँगा। तो राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट, बिफोर स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे राउल्ट्स लॉ का, लिख लो। सपोज
सपोज करते हैं वी हैव बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन दैट मीन्स सॉल्यूशन विच हैव टू कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन. और वो दोनों के दोनों है मेरे वोलेटाइल कंपोनेंट. वोलेटाइल कंपोनेंट किसको बोलते हैं बच्चा? कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसके थ्रू इवोपरेशन होता है. जैसे मैं वाटर को हीट करूँगी तो वाटर इवोपरेट होता है, तो वो वॉलेटाइल है. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू इवोपरेशन होता है वॉलेटाइल कंपोनेंट है, और हम लोग उसको ले लेते हैं एज A1 एंड A2. मैंने अपने दोनों कंपोनेंट को ले लिया A1 एंड A2. ये मेरा A2 हो गया और एक मेरा हो गया A1. ओके बेटा, ये मेरे पास आ गया मेरा दोनों कंपोनेंट. विथ प्रेशर और इसका जो प्रेशर है, देखो बेटा, अगर गैस के फॉर्म में है तो अपने को प्रेशर पता होना चाहिए. अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो अपने को क्या पता होना चाहिए? वी मस्ट नो अबाउट नंबर ऑफ मोल्स. विथ प्रेशर P1 एंड P2. अब मेरे दोनों कंपोनेंट्स, कुछ प्रेशर इस ब्लू वाले लिक्विड की वजह से अराइज हो रहा होगा और कुछ प्रेशर किसकी वजह से अराइज हो रहा होगा? ब्लैक वाले लिक्विड के थ्रू अराइज हो रहा है. विथ प्रेशर P1 एंड P2 एंड their mole fraction as x1 एंड x2. और उनका मोल फ्रैक्शन क्या आ गया बेटा? x1 और x2 आ गया. ये मेरे पास राउल्स लॉ है. तो राउल्स लॉ बोलता है प्रेशर मेरे P1 मतलब मेरे ब्लू का जो प्रेशर है, ब्लू कितने वेपर्स जाके ऊपर जनरेट करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है. P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1. अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ pressure is directly depending upon the number of moles. and साथ साथ में वो बोल रहा है बेटा P2 is directly proportional to x2. pressure is directly proportional किससे है बेटा? उनके मोल फ्रैक्शन से है. अब we write, अभी देखो बच्चा, ये एक चीज़ राउल्स लॉ ने बोल दी कि प्रेशर डिपेंड करता है किस पे? मोल फ्रैक्शन पे. लेकिन अब मोल फ्रैक्शन पे, अब ये टोटल प्रेशर की बात कर रहा है राउल्स लॉ. तो तुम्हारा कंपोनेंट, क्योंकि ये कंटेनर क्लोज है और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो इसके पास मोल फ्रैक्शन कब देखेंगे? मोल फ्रैक्शन देखेंगे जब वो लिक्विड स्टेट में है. और प्रेशर कब देखेंगे? जब वो कौन से स्टेट में है बेटा? जब वो गैसियस स्टेट में है. तो क्या बोलता है, हम P1 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P01 एंड x1. वाई? प्रेशर इज डिपेंडिंग ऑन टू फैक्टर. अगर लिक्विड है तो उसके अगर गैस है तो प्रेशर पे, और लिक्विड है तो मोल फ्रैक्शन पे. बच्चा यहाँ पे जो तुम्हारा P01 है, इट इज़ अ वेपर प्रेशर. Vp इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और वो भी कौन सा सॉल्वेंट? फर्स्ट वाला सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट. टोटल प्रेशर कितना होगा इस बात पे डिपेंड करता है लिक्विड कितना है, मतलब x1. x1 इज अ मोल फ्रैक्शन और उसका प्रेशर P01. ये पहला चीज़ हो गया. और दूसरा चीज़ हम लोग ले लेते हैं, वो बोलता है एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P02 इंटू x2. ये हमारा आ गया राउल्स लॉ. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इक्वल का साइन डाल के देख लेते हैं. ये तुम्हारे पास आ गया राउल्स लॉ. दो कंपोनेंट थे, दोनों कंपोनेंट में कुछ हिस्सा लिक्विड में है और कुछ हिस्सा गैस में है. कुछ पार्ट जो है लिक्विड में है और कुछ गैस में. तो प्रेशर जो है वो दोनों की वजह से क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है. अब मुझे इस कंटेनर का क्या निकालना है बेटा? मुझे इस कंटेनर में टोटल वेपर प्रेशर निकालना है. तो व्हाट वी कैन राइट डाउन हियर, अगर हम देखें तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक लॉ है जो डाल्टन ने दिया था, विच वी विल राइट डाउन. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ
ऑफ वेपर प्रेशर। डाल्टन का अगर हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करें तो वो बोलता है टोटल प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का जो टोटल प्रेशर होगा मतलब पीटी होगा विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब उनके दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उनको तुम ऐड कर दो, दैट मीन्स पीटी इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। यही तुमको कौन बोलता है? डाल्टन बोलता है। तो अब हम क्या करेंगे, डाल्टन लॉ के हिसाब से वी विल राइट डाउन Pt इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ये हमने लिख लिया बेटा, Pt इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 वी हैव wrote. Now what we will do, instead of P1 I am going to write down P0 x1 and instead of P2 I am going to write down P0 to x2। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा P01 x1 प्लस P0 to x2। ये हमने PT लिख लिया। अभी बेटा अगर तुम देखोगे तो तुम्हें P01 की भी वैल्यू नहीं पता, x1 की भी नहीं पता या काइंड ऑफ। तो देखो अब हमें क्या करना है, सपोज कर लो मुझे x1 की वैल्यू पता है, x2 की नहीं पता है, तो मैं अपने पूरे इक्वेशन को या तो x1 के टर्म में लिख दूँ या तो x2 के टर्म में लिख दूँ। राउल्स लॉ बोलता भी यही है कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो तुम उसके रेफरेंस से दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या कर सकते हो स्टूडेंट, फाइंड आउट कर सकते हो। तो तुम्हें पता है x1 प्लस x2 विल ऑलवेज गिव मी यूनिटी। x1 प्लस x2 स्टूडेंट हमें क्या दे देता है, यूनिटी दे देता है। तो मैं क्या इसी चीज़ को कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट, x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2। कैन आई राइट डाउन दिस स्टूडेंट? यस वी कैन राइट डाउन। हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बेटा जहाँ पे x1 था उस x1 की जगह पे अब तुम लिख दो 1 माइनस x2। तो PT जो है PT में आ गया P01, वो एज इट इज़ रहेगा। x1 की जगह पे मैंने लिख दिया 1 माइनस x2 प्लस मेरा जो P02 था x2 था वो एज इट इज़ हो गया। ये मेरे पास आ गया कुछ उस तरह से इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, मतलब मैं अपना ब्रैकेट अगर ओपन कर लूँ तो आई विल गेट P01 माइनस P01 x2 प्लस P02 x2। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन मेरा। नाउ स्टूडेंट व्हाट आई कैन डू हियर इज, मैं यहाँ से P0 को कॉमन निकाल रही हूँ। मैं अपने P0 को कॉमन, P0 से मेरा P1 को क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, एंड देन हियर आई विल गेट माई x2 और साथ साथ में मुझे मिल जाएगा P1। और यही जो है तुम्हारा टोटल प्रेशर है, दिस इज़ योर टोटल प्रेशर विच यू आर फाइंडिंग आउट। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल इट एज अ राउल्स लॉ। वी कॉल इट एज अ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का कहना है कि अगर तुम्हारे पास दो कंपोनेंट्स हैं और उन दोनों कंपोनेंट में से तुम्हें किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो with the help of that component you can find out the total pressure। टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो। उसने P1 लिया, P2 लिया, P1 की जगह पे P01 x1, P2 की जगह पे P02 x2, फिर x1 प्लस x2 यूनिटी होता है, वी ऑल नो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x1 राउल्स हैव पुटेड इट एज 1 माइनस x2। x1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस x2 लिख दिया। अब पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो ये फाइनल इक्वेशन मिलता है, इसी इक्वेशन में हम बोलते हैं राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है बेटा, राउल्स लॉ बोलता है पार्शियल वेपर प्रेशर। किसकी बात कर रहा है राउल्स लॉ? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, ऑफ अ सॉल्यूशन इज partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to, अब
अब ये किसके इक्वल होगा अगर तुम देखोगे, इज इक्वल टू द प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, इज इक्वल टू इट्स प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, और साथ साथ में उसका मोल फ्रैक्शन। यही तुम्हारे पास राउल्ट्स लॉ है। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है राउल्ट्स कि अगर किसी भी एक का वेपर प्रेशर पता है तो और मोल फ्रैक्शन पता है तो तुम टोटल कितना मोल फ्रैक्शन होगा वो फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब राउल्ट्स ने अपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक और चीज़ बोला था कि दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है। अगर तुम्हें x1 का पता है तो तुम्हारा फाइनल और x1 के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होगा, मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए राउल्ट्स ने एक ग्राफ दिया था। इट इज़ समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ग्राफ। जो तुम्हारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। इस तरफ मैं P01 लिख रही हूँ, मतलब मेरा वेपर प्रेशर प्योर वाला P1 का इस तरफ है, और इस तरफ मैं अपना वेपर प्रेशर लिख रही हूँ P02। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे मेरे पास है मोल फ्रैक्शन। दिस साइड आई एम हैविंग मोल फ्रैक्शन। मान x2 को मैंने ग्रेटर रखा और x1 को मैंने कम रखा है, तो बोलता है इनिशियली जो तुम्हारा x1 होगा वो 1 होगा। इनिशियली x1 कितना है, 1 है, और x2 कितना है, 0 होगा। ये राउल्ट्स लॉ बोलता है। इसका मतलब है कि पहले तुम्हारे पास मैक्सिमम, अगर मैं इस पॉइंट को 1 लेती हूँ, x1 कितना है, 1 है, और x2 कितना है, 0 है, मतलब तुम्हारा ग्राफ का लाइन कुछ इस तरह से जा रहा है। दिस इज़ योर ग्राफ लाइन। x1 धीरे धीरे जाके कम हो रहा है, तो यहाँ पे यू विल सी कि एक पॉइंट आ रहा है जब तुम्हारा x1 जो 1 था वो जाके 0 हो गया, और वो बोलता है कि इस पॉइंट पे जो तुम्हारा x2 होगा वो 1 होगा, मतलब तुम्हारा x2 क्या है, वो हो गया 1। और मैं ये मान रही हूँ कि मेरा ये पॉइंट है किसका, 1 का, तो आई विल सी माई ग्राफ विल गो इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज सेइंग नथिंग बट x2 धीरे धीरे जाके क्या हो रहा है बेटा, x2 धीरे धीरे जाके 0 हो रहा है इस पॉइंट से। अब हम अगर टोटल प्रेशर निकालना चाहे तो वी हैव टू टेक दिस एज अ टोटल प्रेशर। ये मेरा जो PT है ये टोटल प्रेशर बताएगा विच इज़ P1 प्लस P2। ये जो मेरा P1 प्लस P2 है ये टोटल प्रेशर बताएगा। P01 वॉज वेपर प्रेशर, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर था और यहाँ पे भी वेपर प्रेशर है। तो राउल्ट्स लॉ बोलता है कि अगर मैं ये लाइन P1 के लिए बना रही हूँ और मैं ये P2 के लिए बना रही हूँ, तो टोटल प्रेशर जो तुम्हारा है और जो तुम्हारा P2 का प्रेशर है, इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है। दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज अ ग्राफ विच इज एक्सप्लेनिंग अस अ राउल्ट्स लॉ। तो स्टूडेंट आज हमने क्या देखा है, आज हमने सबसे पहले देखा है वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर जब भी कभी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है क्लोज कंटेनर में, तो उस टाइम पे उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होता है उसी को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर बोला जाता है। फिर हमने राउल्ट्स लॉ का ये डेरिवेशन देखा है, जहाँ पे तुम्हारे एक चीज़ याद रखना, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल कंपोनेंट है, मतलब दोनों के थ्रू इवापोरेशन हो रहा है, इसलिए जो प्रेशर लग रहा है वो दोनों के थ्रू लग रहा है, ना कि सिर्फ एक की वजह से। तो दैट इज़ अनदर केस विच वी हैव सीन। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल केसेस फॉर राउल्ट्स लॉ। कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स की ये पूरी बातों को मानते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं जो भी राउल्ट्स ने बोला था, और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर।